गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी अब तक हमने सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस के अंदर 4 मेथड थे, 4 मेथड सीख लिए। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ इन्फिनेटिव। आज हम फिफ्थ मेथड सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का, जिसका नाम है केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन का नाम से ही क्लियर है, केस इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब है कॉमा लगाना है बेटा जी आपको। अब इसका यूज कब करते हैं पहले ये समझिए, ठीक है। इसको कॉमा लगाकर बनाते हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो केस इन एपोजिशन का यूज कब करते हैं? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं हम? जब दो काम लगातार होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी की विशेषता बताती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल का के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब दो कामों के बीच में गैप होता है। और इन्फिनेटिव का यूज कब करते हैं? जब हमारे टू से जोड़ना होता है, कैन नॉट, कुड नॉट या वांट्स वगैरह दे रखा होता है तो हटाकर हम टू लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं केस इन अपोजिशन की। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान की अगर बार बार बात की जा रही है तो वहां पे केस इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति हो बेटा, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो और कोई भी वस्तु यानी कि थिंग हो, अगर उसकी बार बार बात की जा रही है, ठीक है, बार बार बात की जा रही है, तो बार बार बात की जा रही है तो वहां पर हम केस इन अपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा, तो वहां केस इन अपोजिशन लगाना है आपको, बस आप ये याद रखना, ठीक है बेटा। कि सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो आप केस इन अपोजिशन का यूज कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बार बार बात की जा रही होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं अपनी आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी जी से। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, वॉज द डॉटर ऑफ नेहरू। इंदिरा गांधी वॉज द, ये बोर्ड में आ चुका है बेटा ये एग्जाम्पल, ये वाला भी। इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ नेहरू, ठीक है। मैं सिर्फ ज्यादातर एग्जाम्पल बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और लेवल ऑफ एग्जाम भी क्लियर हो आपको। तो इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ नेहरू, फुल स्टॉप। सी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। वो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और उसके बाद है सी वॉज एन आयरन लेडी। वो क्या थी? आयरन लेडी थी, मतलब वो जो ठान लेती थी वो करके दिखाती थी, मतलब प्रूफ करती थी, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं। अब ये तीनों सेंटेंस किसके बारे में? इंदिरा गांधी के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है, जिसकी बात कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिख लो। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी को सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इंदिरा गांधी जी को पहले लिख लिया, फिर हम लगाते हैं केस इन अपोजिशन यानी कि कॉमा, ठीक है। और इस आ रहे वाज हम हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता। इंदिरा गांधी लगा दिया, वाज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है, तो वर्ब एंड में आएगी, ठीक है। वर्ब हम ये वाली हटाते जाएंगे, ये वाली वर्ब भी हटा देंगे, ये वाली वर्ब भी हटा देंगे, ठीक है, केवल एक वर्ब रखेंगे। तो इंदिरा गांधी कॉमा, वाज हटा दिया, बचा क्या? द डॉटर ऑफ नेहरू। तो ये विशेषता जो होती है हमने किससे कर दी? हमने बेटा ही कॉमे से लगा दी, ठीक है। इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ नेहरू। आगे फिर कॉमा, फुल स्टॉप उठा के कॉमा लगा दिया। शी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंदिरा गांधी लगा चुके हैं, तो शी नहीं लगाएंगे, वाज हट जाएगा। फिर क्या बचा? द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बेटा जी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। फिर कॉमा लगाएंगे। अब शी की जरूरत नहीं है, सी वाज एन आयरन लेडी। तो अब तक देखिए सब्जेक्ट आ गया तो सी लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाली वर्ब उठा दी, ये वाली वर्ब उठा दी, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट ये रहा, अब वर्ब की जरूरत है, वर्ब बिल्कुल बाद में आएगी। सी को हटा देंगे, वाज एन आयरन लेडी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये बेटा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की अगर बार बार बात की जा रही है सेंटेंस में तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका ये है कि जिसकी बात करें उसे पहले लगा देंगे और इज़ार वाज वर जो भी वर्ब होगी उसके बारे में उसे हम हटा देंगे और कॉमे लगाकर उसकी विशेषता जो बचेगी उसको हम ऐड कर देंगे, वर्ब एंड में आएगी, ठीक है। इज़ार वाज वर आ जाए तो उसे हटा देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह सेकंड फॉर्म हो तो वो तो हम हटा नहीं सकते हैं, तो उसे लगाना पड़ेगा। एक वर्ब वाला देखते हैं, जैसे हाँ ले लीजिए ताजमहल, ये स्पेस हो गया, ताजमहल इज द 7 वंडर। ताजमहल क्या है? 7 वंडर में आता है कि नहीं आता है?
तो ताजमहल इज द 7 वंडर, ठीक है। चलो 7 वंडर में इज इन लगा दो, ताजमहल इज इन 7 वंडर, 7 वंडर में है, ठीक है। उसके बाद ताजमहल इन 7 वंडर्स, उसके बाद इट इज अ ग्रेट बिल्डिंग, ये ग्रेट बिल्डिंग है, चलिए भाई ये भी हो गया, इट इज अ ग्रेट बिल्डिंग। उसके बाद क्या है, इट इज मेड बाय, ठीक है, शाहजहां, शाहजहां ने से बनवाया था, ठीक है। ये इस पे जी यहाँ कर दे रहे हैं, इट इज मेड बाय शाहजहां। तो अब क्या है, देखिए किसकी बात हो रही है इसमें, ताजमहल से इस 7 वंडर में ग्रेट बिल्डिंग है, ताजमहल की बात हो रही है, वो शाहजहां के द्वारा बना हुआ है। तो जिसकी बात करें उससे पहले लगा लेंगे ताजमहल, कॉमा, इसको हटा देंगे, इन द 7 वंडर, तो ताजमहल कॉमा द 7 वंडर, इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद विशेषता लानी है, तो इनको भी यूज नहीं करेंगे। ताजमहल कॉमा द 7 वंडर, केवल विशेषता को आपको कॉमा से लगाकर अलग करना है, ठीक है। ताजमहल कॉमा द 7 वंडर्स, कॉमा, इट की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इट ताजमहल के लिए आ रहा है और बार हम एंड में लाएंगे, कॉमा आप ग्रेट बिल्डिंग, अ ग्रेट बिल्डिंग, फिर कॉमा, अब इट की जरूरत नहीं है, इज मेड बाय, एक बार लगेगी, ठीक है। तो अब लगाएंगे कॉमा लगाकर, इज मेड, पैसिव में है इसलिए इज और मेड दोनों लाएंगे, इज मेड बाय शाहजहां। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी बात कर रहे हैं उसे कॉमा लगाकर अलग कर देना, उसकी विशेषता उसके पास रखनी है। एक और समझिए, बहुत ही अच्छा है ये बेटा, गांधी जी के ऊपर आया ये एग्जाम में, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, फुल स्टॉप, ही फॉट फॉर द कंट्री, वो देश के लिए लड़े, ठीक है, he fought for the country and he was the follower of नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस में ना अहिंसा, अच्छा वर्ड है बेटा, ये वर्ड मीनिंग याद करिएगा इसका, ही वॉज अ फॉलोअर नॉन वायलेंस, गांधी ग्रेट लीडर थे, गांधी जी देश के लिए लड़े और वो नॉन वायलेंस अहिंसा के फॉलोअर थे। तो इसमें हम बेटा ये देखो, ये वाज हटा सकते हैं और ये वाज हटा सकते हैं, लेकिन ये फॉट नहीं हटा सकते, तो इस चीज का याद रखना, जिसकी बात कर रहे हैं उसे आगे लगाएंगे और जो वर्ड हटा नहीं सकते वो एंड में जाएगी। तो क्या बनेगा, गांधी जी, गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, गांधी जी कॉमा, वाज हट जाएगा, आ ग्रेट लीडर, ठीक है बेटा जी, गांधी जी कॉमा ग्रेट लीडर, कॉमा, अब इस फॉर्ट को तो हम बाद में लगाएंगे, किसको हटा नहीं सकते, तो पीछे वो वाले लेंगे, कॉमा द फॉलोवर ऑफ, ही को हटा देंगे, वॉज को हटा देंगे, द फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस लिख देंगे, द फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, फिर कॉमा, अब ही को तो हटा देंगे क्योंकि गांधी जी लगा चुके हैं, तो अब आ जाएगा फॉट फॉर द कंट्री, वर्ब नहीं हटा सकते, मेरा कहने का मतलब बेटा ये, आप इज़ार वाज वर्ब को तो हटा सकते हैं लेकिन वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को नहीं हटाना, ठीक है, उससे क्योंकि उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इज़ार वाज वर्ब तो वर्ब भी होती है जो होना बताती है, तो उनको हटा सकते हैं, फॉट फॉर द कंट्री, तो हम इसे जोड़ रहे हैं, फॉट फॉर द कंट्री। तो देखिए कोई प्लेस हो या कोई व्यक्ति हो, किसी या फिर कोई थिंग्स हो, किसी भी चीज़ की बार अगर बात होती है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, किसी रूप से कॉमा लगाकर उस चीज़ को अलग अलग करते जाना है। एक और लिख लीजिए एग्जांपल, जैसे कोई थिंग्स का ले लीजिए, एग्जांपल लीजिए, गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, फुल स्टॉप, इट इज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत महंगी है, ठीक है, हाँ, उसके बाद लिखेंगे इट हैज़ डायमंड, उसमें क्या है, एक डायमंड भी है। अब देखिए जरूरी नहीं कॉम्बिनेटेड कॉमा आगे लगे क्योंकि आई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गोल्ड रिंग की बात हो रही है, तो आप कॉमा लगा के पीछे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसकी विशेषता हो उसे, तो आई को हटा नहीं सकता, हैव को हटा नहीं सकता क्योंकि आई हैव मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक सोने की अंगूठी रखता हूँ जो कि कॉस्टली है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ आई हैव अ गोल्ड रिंग, वेरी कॉस्टली गोल्ड रिंग, ये बोल सकता हूँ। और फिर डायमंड विशेषता है, ठीक है, ये भी विशेषता है, वेरी कॉस्टली भी विशेषता है और गोल्ड रिंग भी विशेषता है, तो इनको हम आगे ले आएंगे, विशेषता को आगे लेंगे, आई हैव अ डायमंड वेरी कॉस्टली गोल्ड रिंग, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ वेरी कॉस्टली डायमंड रिंग बोलेंगे या डायमंड वेरी कॉस्टली बोलेंगे, तो वेरी कॉस्टली पहले आया, ठीक है, आई हैव अ वेरी कॉस्टली डायमंड रिंग, आई हैव अ वेरी कॉस्टली पहले आ जाएगा,
आपको बोल के देखना पड़ेगा बेटा ये कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि नंबर वाली विशेषता होती है वो पहले आती है, ऐसी वेरी वाली विशेषता भी पहले आती है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली ऑफ ए डायमंड पीछे आ जाएगा, डायमंड आई हैव अ वेरी कॉस्टली डायमंड नहीं, तो डायमंड भी आ गया, वेरी कॉस्टली विशेषता भी आ गई। तो ध्यान रखना कि ये एग्जेक्टिव का बन गया, आप इसे आई हैव अ वेरी कॉस्टली डायमंड रिंग, आप कॉमा लगाएंगे इसमें तो कहना है आई हैव अ वेरी कॉस्टली कॉमा डायमंड रिंग। यहाँ आपको है ना डायमंड के आगे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे लग रही विशेषता, ठीक है। तो आई हैव अ वेरी कॉस्टली डायमंड रिंग लगाना चाहिए लगाए, नहीं तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये तो एग्जेक्टिव के तरीके से बन गया, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं आई हैव अ, ठीक है, रिंग, आई हैव अ रिंग कॉमा डायमंड वेरी कॉस्टली। तो बेटा ये विशेषता है, अब देखिए ये है ना बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, आई हैव अ रिंग डायमंड कॉमा वेरी कॉस्टली, इसलिए आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप ऊपर वाले तरीके से बनाना, कोई कई विशेषता है ना ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि ऊपर वाला, ठीक है। आई हैव अ रिंग डायमंड वेरी कॉस्टली ऐसे नहीं बोलेंगे, तो याद रखना कि क्वेश्चन में देख लेना विशेषता है तो वो आगे लगेगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन और पोजीशन समझ में आ गया होगा। बस ये दोनों मैंने इसलिए बताए, अगर विशेषता है किसी पर्टिकुलर की तो कॉमा लगाकर क्या होगी अलग हो जाएगी, जिसकी बात कर रहे हैं चाहे इंदिरा गांधी हो तो वो से नाम लगाकर आगे कर देना, ठीक है। ताजमहल वगैरह कुछ हो तो उसको कॉमा लगा के अलग कर देना, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज की विशेषता बताई जा रही है तो वो उससे पहले लगेगी, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। चलिए बेटा जी अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये 6 मेथड है, अब तो हम 5 कर चुके हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आपको समझने से पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए। नॉमिनेटिव का मतलब होता है, आप देखना, सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव यानी कि आपका कर्ता, या कह सकते हो आप उसे जो सेंटेंस में काम करता है। और एब्सोल्यूट मतलब जो फ्री है यानी कि स्वतंत्र है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र कर्ता। यानी कि आप ये समझना कि सेंटेंस की वर्ब से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो अब इसका यूज कब करते हैं? तो जब सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है बेटा, ये इसकी पहचान है, आपको इसका कब यूज करना है पूरा लिख लीजिए। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग सब्जेक्ट कैसे होंगे? और एक चीज और, एक दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और दूसरा कारण और परिणाम का रिलेशन होगा। एक कारण बताएगा और दूसरा उसका परिणाम होगा, यानी कि एक रीजन होगा और दूसरा उसका क्या होगा? रिजल्ट होगा, ठीक है। तो एक कारण बताएंगे, दूसरा परिणाम बताएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा जी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक कारण बताता है और दूसरा परिणाम बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लीजिए द सन सेट, द सन सेट, सूरज छिपा, ठीक है। तो अब सूरज छिपा है, द सन सेट्स फुल स्टॉप, द स्टार came into the sky, the star came into the sky, the star came into the sky। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये सूरज छिपा, तो ये अलग सब्जेक्ट है, सन इसमें स्टार है, तो अलग अलग सब्जेक्ट है कि नहीं? सन इसमें, उसमें स्टार, और दोनों में देखो सूरज छिपा है तभी तो तारे निकले, तो एक कारण है दूसरा उसका परिणाम है। सूरज छिपने के बाद ही तो तारे निकलेंगे। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो पहले द सन को तो बेटा जी आप अलग कर लीजिए कॉमे से, द सन को आप क्या कर लीजिए अलग, फिर हैविंग या बीइंग लगाकर आप क्या कर दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो मैंने आपको बताया था यदि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती तो हैविंग लगाते हैं, और इजारे में बार होता था बीइंग, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैविंग। सेट की थर्ड फॉर्म होती है सेट, ठीक है। तो सेट को आपने क्या कर दिया? हैविंग सेट कर दिया। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप हटाकर, और फिर द सेकंड सेंटेंस जो होगा वो सेम उतरेगा, द स्टार केम इनटू द स्काई, ठीक है बेटा जी। तो आप याद रखना क्या करना है कि जो काम, जो कारण है उसको आपको अलग रखना है, हैविंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर दूसरा सेंटेंस हम सेम रखेंगे। बस ये याद रखना, अगर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है बेटा जी? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और अगर इजारे में वास भर है तो बेटा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस चीज को अच्छे से समझिएगा बेटा जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे है आपका द, एक और समझ लीजिए, द टीचर केम टू द क्लास, द टीचर केम इनटू द क्लास,
टीचर क्लास में आया, द टीचर केम इनटू द क्लास, ध्यान से समझिएगा बेटा, द टीचर केम इनटू द क्लास, टीचर तो क्लास में आया, एंड द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट क्या हो गए, खड़े हो गए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, खड़े हो गए। तो अब बेटा ये देखिए दोनों क्या है, टीचर आए हैं, ठीक है, तो ये कारण हो गया, टीचर आए हैं तभी तो बच्चे खड़े हुए, स्टूड अप। तो ध्यान याद रखना इसमें एक तो अलग अलग सब्जेक्ट, एक टीचर हो गया और इसमें कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट हो, कारण परिणाम हो, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लाएंगे। क्या करते हैं, जो कारण वाला है उसको आप अलग कर दीजिए, तो टीचर को आप क्या कर दीजिए, पहले अलग कर दीजिए कॉमा लगाकर, फिर हैविंग या बीइंग लगाइए। तो के में फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में से एक है कि नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैविंग, द टीचर हैविंग। केम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, कब केम कम होती है, तो द टीचर हैविंग कम इनटू द क्लास, ये आपका सेंटेंस सेम रहेगा। फिर कॉमा लगा देंगे फुल स्टॉप हटाकर बेटा जी हम, और फुल स्टॉप हटाने के बाद क्या लगाएंगे, पूरा दूसरा सेंटेंस जो होगा वो सेम उतार देंगे, द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। तो वेरी इजी है, बस आपको क्या समझना है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो बस आपको क्या यूज करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बस अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए, कारण और परिणाम का रिलेशन होना चाहिए। चलिए अब हम सीखते हैं सेवेंथ मेथड, जिसका नाम है एग्जेक्टिव, और वेरी इजी। एग्जेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, जो विशेषता बताए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि विशेषता हमेशा उससे पहले लगती है जिसकी वो बताते हैं। मैंने बताया था ना आपको एग्जेक्टिव उसमें केस इन अपोजिशन में कि अगर विशेषता होगी तो वो उससे पहले लगेगी। तो एग्जेक्टिव को हम कहाँ लगाना है, हमेशा जिस सब्जेक्ट जिसकी वो विशेषता बता रहा हुआ उससे पहले लगेगी, ठीक है। हमेशा लिख लीजिए, हमेशा पहले लगाते हैं, हमेशा नाउन या प्रोनाउन से जिसकी वो विशेषता बता रही होगी। तो नाउन या प्रोनाउन जिसकी भी वो विशेषता बता रही होगी, नाउन प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, ठीक है। जिसकी भी वो विशेषता बता रही होगी उससे पहले लगाना बेटा, ये एग्जेक्टिव का रूल होता है, लगाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो गुड भी एक विशेषता है, राम इज अ गुड बॉय। और दूसरा है ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, राम की विशेषता क्या है, राम एक अच्छा लड़का है और इंटेलिजेंट भी है, तो इंटेलिजेंट बॉय की विशेषता है, तो राम से पहले लगा दो, ठीक है। राम इज अ, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, गुड इंटेलिजेंट बॉय, या राम इज अ इंटेलिजेंट गुड बॉय, कुछ भी बोल सकते हैं। तो राम इज एन लगाना पड़ेगा अगर आप इंटेलिजेंट लगाओगे पहले तो, क्योंकि आई से पहले एन आता है। राम इज एन इंटेलिजेंट गुड बॉय, ठीक है, या गुड इंटेलिजेंट बॉय भी हम बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। दूसरा देखेंगे बेटा जी, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही इज ब्लाइंड, वो क्या था, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ये बात याद रखना कि पास्ट टेंस हमेशा पास्ट टेंस को फॉलो करता है, अगर आपने देखा है पास्ट है तो ये इज नहीं आएगा, फिर वाज आएगा, ठीक है। तो मैंने एक लड़का देखा, वो क्या था, अंधा, तो ये किसकी विशेषता है, लड़के की, तो मैं जी तो बोलूंगा मैंने लड़का देखा, वह अंधा था, यानी कि मैंने क्या अंधा लड़का देखा, तो ब्लाइंड आगे जाएगा, आई सॉ अ ब्लाइंड बॉय। ऐसे आप एक और बना सकते हैं, देखिए ना, एग्जेक्टिव है मतलब वेरी इजी, जिसकी विशेषता बता रहा हूँ उससे आगे लगा देंगे, जरूरी नहीं हो कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो, ये आपका कोई थिंग्स भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, ही सॉ मैनी, ही सॉ मैनी मॉन्यूमेंट्स, उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, ठीक है, ही सॉ मैनी मॉन्यूमेंट्स, और ही सॉ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, उसने वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स भी देखे। अब यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स की विशेषता क्या है बताइए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स की विशेषता क्या है, ही सॉ मेनी मॉन्यूमेंट्स, उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, और ही सॉ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, उसने बहुत सारे सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखे। तो वेरी ब्यूटीफुल ये क्या है, मॉन्यूमेंट्स की विशेषता ही तो है, तो उसको पहले लगा देंगे। ही सॉ ये तो कॉमन है, मैनी लगाएंगे क्योंकि संख्या बता रहा है, ही सॉ मैनी, और वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स तो यहाँ है ही, यहाँ पे भी है, वेरी ब्यूटीफुल आ दो, ही सॉ मैनी वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है बेटा जी। तो कहने का मतलब है कि विशेषता हुई उससे पहले लगेगी। एक और देखिए एग्जांपल, जैसे ही हैज थ्री बैट, उसके बाद ही हैज 3 बैट्स,
उसके बाद 3 बैठ है ना, और दे आर कॉस्टली, वो क्या है, कॉस्टली है। तो कॉस्टली किसकी विशेषता है बेटा, ये बताइए, कॉस्टली विशेषता है बैट्स की। तो ही हैज 3, पहले संख्या आएगी, मैंने बताया था आपको, ही हैज 3 कॉस्टली बैट। तो वेरी इजी है, बस आपको ये समझना है जिसकी विशेषता होगी उससे वो पहले लगेगी। आई होप आपको ये तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, केसी रेपोजिशन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एग्जेक्टिव। केसी रेपोजिशन कब लगाना है, जब एक ही सब्जेक्ट, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु की बार बार बात की जाएगी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको कब लगाना है, जब अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, कारण और परिणाम का संबंध यानी रिलेशन होगा। और एग्जेक्टिव तो बहुत ईजी है, जिसकी विशेषता होती है उससे हम पहले लगाते हैं। तो बेटा जी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ताकि सबकी मदद हो सके, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू बेटा।